बच्चों, हम बात कर रहे हैं लेखांकन अनुपात की और पिछले वीडियो 9 तक हमने आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण, साथ ही साथ स्वमूल्यांकन प्रश्न और प्रैक्टिस के लिए जो आपकी बुक में प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हमने हल कर लिया है। आज के भाग 10 में हम बात करने जा रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के लघुत्तरात्मक प्रश्नों की और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, ये आप समझ चुके हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के अंतर्गत दी गई जो विभिन्न मदें हैं उन मदों या मदों के समूह को आपस में संबंध स्थापित किया जाता है और उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों या फिर मदों के समूह का आपस में संबंध स्थापित कर विवरणों को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। यानी अनुपात विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय विवरण की जटिल मदों को और भी सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उन मदों और मदों के समूह के मध्य आपस में संबंध स्थापित कर कर। अगला प्रश्न है, अनुपातों के विविध प्रकार कौन कौन से हैं? आपको बताना है कि अनुपात कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने अध्याय में डिस्कस किया था कि अनुपातों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया है। पहला परंपरागत वर्गीकरण और दूसरा अगर बात करें तो क्रियात्मक वर्गीकरण। परंपरागत जो वर्गीकरण है वो वित्तीय विवरणों के आधार पर है, जैसे कि चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि विवरण अनुपात और मिश्रित अनुपात। चिट्ठा अनुपात में चिट्ठे की आपसी मदों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि एक मद संपत्ति की या एक दायित्व की या दो मदें संपत्ति की, उनका आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। लाभ हानि विवरण में लाभ हानि विवरण की मदों का आपस में संबंध स्थापित किया जाता है, जबकि मिश्रित अनुपात जो है उसमें लाभ हानि विवरण और चिट्ठे की मदों में आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। क्रियात्मक वर्गीकरण की अगर बात करूं तो तरलता अनुपात ये संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जांच करने के लिए निकाले जाते हैं। शोधन क्षमता अनुपात दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच करने के लिए ज्ञात किए जाते हैं। क्रियाशीलता अनुपात संस्था अपने साधनों का कुशलतम उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है, संस्था की प्रबंधकीय क्षमता कैसी है, इन सभी बातों की जांच करने के लिए कार्य कुशलता अनुपातों की गणना की जाती है। और लाभदायकता अनुपात ये संस्था की लाभदायकता को स्पष्ट करते हैं। तो यहां पर अनुपातों का वर्गीकरण हमने समझ लिया है। अगला प्रश्न है, अध्ययन से इनका क्या संबंध स्थापित होगा? यानी इन अनुपातों का यदि आप अध्ययन करेंगे तो ये किन किन के मध्य संबंध को स्थापित करते हैं? चारों ही नामों से ये तो स्पष्ट है, रहतिया आवर्त अनुपात, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, व्यापारिक देय आवर्त अनुपात और कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। ये सभी अनुपात क्रियाशीलता अनुपातों के प्रकार हैं। क्रियाशीलता अनुपातों के अंतर्गत इनको ज्ञात किया जाता है और मुख्यतः विक्रय से इनका संबंध स्थापित किया जाता है या फिर विक्रय की लागत से। पहला अनुपात है रहतिया आवर्त अनुपात, यानी बात कर रहे हैं हम स्टॉक टर्नओवर रेशो की। स्टॉक टर्नओवर रेशो या रहतिया आवर्त अनुपात क्रियाशीलता अनुपात का ही एक प्रकार है और मुख्य तौर पर यह विक्रय की लागत यानी कि बेचे गए माल की लागत, जिसे आप कहते हैं परिचालन से आगम की लागत, और औसत स्कंद के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात यह बताता है कि संस्था द्वारा एक बार क्रय किए गए माल को कितने समय तक अपने पास रखना पड़ता है और वो कितने समय में रोकड़ में परिवर्तित हो जाता है। यह अनुपात क्रियाशीलता अनुपात का एक प्रकार है। यह अनुपात परिचालन से आगम की लागत एवं औसत रहतिये के मध्य संबंध को बताता है और स्कंद के रोकड़ में बदलने की प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। अगला है व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। यह अनुपात क्रियाशीलता अनुपात का ही एक प्रकार है, जो कि उधार बिक्री और औसत व्यापारिक प्राप्य, औसत व्यापारिक प्राप्य मतलब देनदार और प्राप्य पत्र का आपस में संबंध व्यक्त करता है। साथ ही इस बात को स्पष्ट करता है कि संस्था द्वारा बेचा गया माल, उधार माल कितनी गति से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी यह अनुपात यह स्पष्ट करता है कि देनदारों को माल बेचने के बाद कितने समय में उनसे रोकड़ प्राप्ति हो जाती है, वो कितने समय में रोकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं।
अर्थात देनदारों से राशियां वसूल करने में संस्था की प्रबंधकीय क्षमता किस स्तर की है, इस बात की जांच इस अनुपात का ज्ञात करने से निकाली जा सकती है। यानी इस अनुपात को ज्ञात कर आप ये मालूम कर सकते हैं कि संस्था की प्रबंधकीय कुशलता या क्षमता किस तरह की है। अगला अनुपात है व्यापारिक देय आवर्त अनुपात। यह अनुपात भी क्रियाशीलता अनुपात का ही एक प्रकार है और साथ ही साथ यह बताता है उधार माल जो क्रय किया गया उसमें और व्यापारिक देय आवर्त में व्यापारिक देय जो है उनमें आपसी क्या संबंध है, यानी कि व्यापारिक देय उधार क्रय के कितना गुना है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उसका आशय होगा कि संस्था अपने लेनदारों को समय से भुगतान करती है, जो कि संस्था के साख निर्माण में भी सहायता करेगा। उधार क्रय और औसत व्यापारिक देय के मध्य संबंध को बता रहा है। साथ ही यह बताता है कि संस्था द्वारा क्रय किए गए उधार माल का भुगतान किस गति से किया जा रहा है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि संस्था फटाफट अपने क्रय का भुगतान, उधार क्रय का भुगतान अपने लेनदारों को समय से कर देती है। यह बतलाता है कि फर्म अपनी देयताओं का शीघ्र भुगतान कर रही है एवं यह फर्म की साख योग्यता को बढ़ाता है। यदि आप अपने लेनदारों को समय से भुगतान करेंगे तो मार्केट में आपके व्यापार की प्रतिष्ठा जो है उसमें वृद्धि होनी वाजिब है। अगला आता है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। यह अनुपात भी क्रियाशीलता अनुपात का ही एक प्रकार है, क्योंकि कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात ये कह रहा है इसमें विक्रय यानी परिचालन से आगम और कार्यशील पूंजी के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है और देखा जाता है कि संस्था के साधनों का, संस्था की पूंजी का कुशलतम उपयोग किया जा रहा है या नहीं। यह अनुपात भी अगर ऊंचा है तो संस्था की कुशलता का अच्छा परिणाम होगा। अगला प्रश्न है एक व्यावसायिक फर्म की द्रव्यता उसकी दीर्घकालिक दायित्वों के समय आने पर भुगतान हेतु उसकी क्षमता की संतुष्टि हेतु मापी जाती है। इस उद्देश्य के लिए किन अनुपातों का प्रयोग किया जाता है? टिप्पणी कीजिए। तो दीर्घकालीन दायित्वों को चुकाने के लिए दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। मुख्य तौर पर यह अनुपात कौन कौन से हैं? पहला अनुपात है ऋण समता अनुपात, जो कि इस बात को स्पष्ट करता है कि स्वामियों की पूंजी और बाहरी ऋणों की पूंजी के मध्य क्या अनुपात है। अगला अनुपात है ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दीर्घकालीन कोष और साथ ही साथ ऋण के मध्य क्या संबंध है। स्वामित्व अनुपात, इसका जो फॉर्मूला है वो है शेयर होल्डर फंड बटा टोटल असेट्स, यानी कि ये कुल संपत्तियों और स्वामियों के कोषों के मध्य संबंध स्थापित करता है। कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात, यानी कि कुल संपत्तियां कितनी हैं और उसके अनुपात में ऋण कितने हैं, यह अनुपात इस बात को स्पष्ट करता है। और ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यह बताता है कि संस्था की ब्याज चुकाने की क्षमता कैसी है। एक माल सूची की औसत आयु को उस औसत समय अवधि के रूप में देखा जाता है जिसमें वह फर्म द्वारा धारित की जाती है। कारण सहित व्याख्या कीजिए। यानी प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि इन्वेंट्री स्टॉक को धारण करने की जो समय है संस्था द्वारा वो उसकी आयु समझी जाती है, इसका कारण बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि स्टॉक या स्कंद एक चालू परिसंपत्ति है और चालू परिसंपत्ति की परिभाषा क्या है? वे संपत्तियां जो 12 माह के भीतर रोकड़ में परिवर्तित हो जाएं, वे सभी संपत्तियां चालू परिसंपत्ति कहलाती है।
रहतिया एक चालू परिसंपत्ति है। चालू संपत्ति से आशय ऐसी संपत्तियों से लगाया जाता है जो कि 12 माह के भीतर भीतर काय में परिवर्तित हो जाती हैं, रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। स्कंद भी उनमें से एक है, माल सूची इन्वेंट्री भी उन्हीं में से एक है। जितने समय तक संस्था द्वारा स्कंद को अपने पास रखा जाता है, ग्राहक के इंतजार में या उत्पादन के इंतजार में, अर्थात उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। अगर मान लीजिए कच्चा माल है तो उसे बनाने में जो समय लगेगा वो उसकी आयु होगी, और अगर निर्मित माल है तो उसे बेचने में जो समय लगेगा वो उसकी आयु होगी। तब तक वह उस स्कंद की आयु मानी जाती है। जैसे कच्चा माल का निर्मित माल में परिवर्तन होना या निर्मित माल का देनदारों या रोकड़ में परिवर्तित होना। यदि माल नकद बेचा है तो वो रोकड़ में परिवर्तित होगा, और यदि माल उधार बेचा है तो वो पहले देनदारों में परिवर्तित होगा और देनदारों के बाद रोकड़ में परिवर्तित होगा। ये तो थे आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से और प्रश्न जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो भी हमने इसी में शामिल किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अनुपात विश्लेषण की दो सीमाएं बताइए। यानी अनुपात विश्लेषण जो कि वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक है, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। वित्तीय विवरणों की सीमाओं का निहित होना। आप सभी जानते हैं कि अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों का किया जाता है, तो जो कमियां वित्तीय विवरणों में होगी वो ही कमियां अनुपात विश्लेषण में अपने आप ही शामिल हो जाएंगी। जैसे कि वित्तीय विवरण केवल मुद्रा में मापी जाने वाली इकाइयों का ही किया जा सकता है। जो लेखांकन है वो मुद्रा में मापी जाने वाले व्यवहारों को ही लिखता है। तो जो अनुपात विश्लेषण है वो भी गुणात्मक तथ्यों को प्रकट ना कर केवल मुद्रा में मापे जाने वाले तथ्यों को ही प्रकट करता है। गुणात्मक विश्लेषण का अभाव, आ गई है बात। ये दूसरा इसने पॉइंट दिया है, गुणात्मक विश्लेषण केवल मुद्रा में मापी जाने वाली इकाइयों को ही ये लेखांकन में लेता है, तो अनुपात विश्लेषण भी उसे ही शामिल करता है। दिखावों से प्रभावित, कई बार वित्तीय विवरण में झूठे दिखावे शामिल किए जाते हैं। उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे बैंक से ऋण लेने के लिए हो सकता है संस्था अपने लाभों को बढ़ाकर दिखाए, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाकर दिखाए। तो वित्तीय विवरण ही जब झूठे होंगे तो फिर अनुपात विश्लेषण से निकलने वाले परिणाम भी भ्रमपूर्वक ही होंगे। अगला प्रश्न है, अनुपात विश्लेषण के दो उद्देश्य बताइए। अनुपात विश्लेषण के क्या उद्देश्य हैं, क्यों किया जाता है। वित्तीय विश्लेषण में सहायक होता है, आंकड़ों का सरलीकरण होता है, और तुलनात्मक अध्ययन में अनुपात विश्लेषण सहायक है। जैसे कि दो फर्मों की अगर तुलना करनी है तो अनुपात विश्लेषण के माध्यम से की जा सकती है, और किसी निर्णय के लिए वित्तीय विश्लेषण किया जा सकता है। तरल अनुपात से आप क्या समझते हैं। तरल अनुपात तरलता अनुपात का एक प्रकार है जो कि संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की स्पष्ट व्याख्या करता है। यह अनुपात तरल परिसंपत्तियों जिन्हें तुरंत रोकड़ में बदला जा सकता है उन संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इस अनुपात की आदर्श मात्रा 1:1 है। यह अनुपात अल्पकालीन शोधन क्षमता की जांच करने के लिए ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात तरल परिसंपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, और इस अनुपात की आदर्श मात्रा 1:1 है। यानी कि यदि किसी संस्था का तरल अनुपात 1:1 है तो यह माना जाता है कि उसकी अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है। और इसका सूत्र क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगला प्रश्न है, शोधन क्षमता अनुपात से क्या आशय है। किसी भी संस्था के शोधन क्षमता अनुपात तब निकाले जाते हैं जब उस संस्था की क्या जांच करनी हो, दीर्घकालीन शोधन क्षमता। यह देखना हो कि संस्था अपने दीर्घकालीन दायित्वों को चुकाने में सक्षम होगी या नहीं होगी। इस बात की जांच करने के लिए दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात या फिर शोधन क्षमता अनुपातों की गणना की जाती है। शोधन क्षमता अनुपात संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता को ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। यह अनुपात बाहरी ऋणों एवं कुल संपत्तियों के मध्य संबंध बताता है। यानी यह अनुपात ये बताता है कि जो बाहरी पैसा उधार लिया गया है उसके अनुपात में फर्म की संपत्तियां कितनी हैं, ताकि वास्तविक शोधन क्षमता का पता चल सके।
अगला प्रश्न है स्कंध आवर्त अनुपात क्या है। यह अनुपात क्रियाशीलता अनुपात का एक प्रकार है जो कि बेचे गए माल की लागत यानी कि परिचालन से आगम की लागत और औसत स्कंध के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। यह अनुपात क्रियाशीलता अनुपात का भाग है। इस अनुपात के माध्यम से परिचालन से आगम की लागत यानी कि विक्रय की लागत और औसत स्कंध के मध्य क्या ज्ञात किया जाता है, संबंध ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात संस्था में स्टॉक किस गति में विक्रय में परिवर्तित हो रहा है, यानी माल खरीद कर लाकर दुकान में रखा गया और वो किस गति से विक्रय में परिवर्तित हुआ, इस बात की व्याख्या करता है, इस बात की जांच करता है, इस बात की जानकारी देता है कि यह अनुपात जितना ऊंचा होगा साथ ही साथ उतना ही वह संस्था के लिए अच्छा माना जाएगा। यानी कि स्टॉक टर्नओवर का ऊंचा होना संस्था के लिए लाभदायक है, अधिक कुशलता का द्योतक है। औसत संग्रहण अवधि किसे कहते हैं? क्या है एवरेज कलेक्शन पीरियड? तो आप सभी जानते हैं कि व्यापार में माल का जब उधार विक्रय किया जाता है तो उससे व्यापारिक प्राप्तियों की उत्पत्ति होती है। यानी जब माल उधार बेचा जाता है तो उससे देनदार या फिर बीआर की उत्पत्ति होती है और उन व्यापारिक प्राप्तियों से समय पर रकम वसूल करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप समय पर रकम वसूल नहीं करेंगे तो हो सकता है संस्था को नकद की कमी से जूझना पड़े, या फिर अगर आप समय पर पैसा वसूल ना करें तो पैसा डूब जाए जिसकी हानि को व्यापार को वहन करना पड़े। औसत संग्रहण अवधि वह अवधि है जो यह स्पष्ट करती है कि व्यापारिक प्राप्तियों से कितने समय में रकम प्राप्त कर ली जाती है। यानी कि यह अवधि ये बताती है कि एक बार उधार माल बेचने के बाद देनदारों से कितने समय में रकम वसूल कर ली जाएगी। अगला प्रश्न, क्रियाशीलता अनुपात क्या प्रदर्शित करते हैं? क्रियाशीलता अनुपात वह अनुपात होते हैं जो संस्था की गतिविधियों की गति को दर्शाते हैं। अर्थात यह अनुपात यह स्पष्ट करते हैं कि संपत्तियों को कितनी बार विक्रय में परिवर्तित किया गया। यानी चालू संपत्तियां जो कि बार बार रोकड़ में बदलती रहती हैं वो कितनी बार वर्ष के दौरान रोकड़ में बदली गई, क्योंकि जितनी ज्यादा बार वो रोकड़ में बदली जाएगी संस्था उतनी ही अधिक कुशल मानी जाएगी। यदि क्रियाशीलता अनुपात ऊंचे आते हैं तो इसका आशय है कि संपत्तियों का बेहतर उपयोग संस्था के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, औसत व्यापारिक प्राप्तियों से क्या आशय है? औसत व्यापारिक प्राप्तियों को समझने से पहले आपको व्यापारिक प्राप्य यानी कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब पता होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल व्यापारिक प्राप्य उधार बिक्री से उत्पन्न होते हैं। जब संस्था द्वारा उधार माल बेचा जाता है तो उधार जो बिक्री है उसके कारण जो व्यक्ति जो हमें पैसा देंगे उन्हें ट्रेड रिसीवेबल यानी कि देनदार या प्राप्य पत्र में वो परिवर्तित होते तो वो कहा जाता है। अब अगर यहाँ बात की जाए तो औसत से क्या आशय है, तो वर्ष के प्रारंभ के ट्रेड रिसीवेबल व्यापारिक प्राप्य और वर्ष के अंत के ट्रेड रिसीवेबल जो हैं उन दोनों को जोड़कर जब दो का भाग लगा दिया जाए तो वो कहलाते हैं औसत व्यापारिक प्राप्य। वर्ष के प्रारंभिक प्राप्य एवं वर्ष के अंतिम प्राप्य दोनों के योग के औसत को औसत व्यापारिक प्राप्य कहा जाता है। इसकी गणना कैसे की जाएगी? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। परिचालन अनुपात से क्या आशय है? परिचालन अनुपात को परिचालन लागत अनुपात भी कहा जाता है। यह अनुपात परिचालन लागत और विक्रय से जो आगम है उनके मध्य संबंध को बताता है। परिचालन लागत कैसे निकाली जाएगी? जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यानी माल बेचने की जो लागत है उसमें आपको परिचालन व्ययों को जोड़कर परिचालन लागत की गणना करनी होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस अनुपात का ऊंचा होना लागतों का ऊंचा होना होता है, इसलिए परिचालन लागत जितनी कम होगी उतना ही यह अनुपात नीचा होगा और इस अनुपात का नीचा होना ही संस्था के लिए लाभदायक होता है।
इस अनुपात को परिचालन लागत अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात परिचालन लागत एवं परिचालन से आगम यानी विक्रय के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यह अनुपात जितना नीचा होगा उतना ही संस्था की लाभदायकता में वृद्धि होगी और इसकी गणना का सूत्र है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अगला प्रश्न है विक्रय के आधार पर ज्ञात किए जाने वाले लाभदायकता अनुपातों के नाम बताइए। तो लाभदायकता अनुपात को हमने जब समझा था तो दो कैटेगरी में बांट लिया था, ऐसे अनुपात जो विक्रय पर आधारित है या फिर ऐसे अनुपात जो विनियोग विश्लेषण या फिर पूंजी पर आधारित है। तो विक्रय पर आधारित अनुपात शुरू के 4 अनुपात थे, सकल लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात, परिचालन लागत अनुपात और साथ ही साथ शुद्ध लाभ अनुपात। चालू अनुपात व तरल अनुपात में क्या अंतर है? अगर इनकी समानता पूछ ली जाए तो इन दोनों में एक ही समानता है। ये दोनों ही अनुपात संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता को ज्ञात करने के लिए निकाले जाते हैं। और अगर इनके अंतर की बात की जाए तो चालू अनुपात चालू दायित्वों और चालू संपत्तियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, जबकि तरल अनुपात की अगर मैं बात करूं तो तरल अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। आदर्श मात्रा की अगर बात की जाए तो चालू अनुपात आदर्श मात्रा में 2 अनुपात 1 होना चाहिए, जबकि तरल अनुपात आदर्श मात्रा में 1 अनुपात 1 होना चाहिए। प्रति अंश अर्जन का सूत्र बताइए। अर्निंग पर शेयर का सूत्र क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि सभी को लाभांश, कर और ब्याज सब कुछ दे देने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है वो समतांशधारियों का होता है। तो इसका फॉर्मूला अगर मेन रूप से समझा जाए, अर्निंग पर शेयर बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसी मद है जिसमें से ब्याज घटाया जा चुका है लेकिन अधिमान अंशधारियों का लाभांश नहीं घटा है। तो यदि संस्था की पूंजी संरचना में अधिमान अंश हो तो पहले उनके लाभांश को घटाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें लाभांश देने के बाद जो राशि बचेगी वो सारी की सारी समतांशधारियों की होगी। तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब समतांशों की संख्या। आदर्श तरल अनुपात क्या है? आदर्श तरल अनुपात 1:1 इसकी मात्रा होती है और यह तब होता है जब संस्था की तरल संपत्तियां चालू दायित्वों के बराबर हो। अगर ज्यादा हो तरल संपत्तियां चालू दायित्वों से तो वो भी स्थिति अच्छी है, लेकिन आदर्श अनुपात की स्थिति 1:1 या उससे ज्यादा, और यह तभी संभव है जब तरल संपत्तियां चालू दायित्वों से ज्यादा होंगी या फिर उनके बराबर होंगी। इसका मतलब यह होगा कि चालू दायित्वों के भुगतान मांगने के समय ही संस्था उन्हें भुगतान कर पाएगी। एक कंपनी का ऋण समता अनुपात 0.75:1 है, यानी ऋण समता अनुपात 0.75:1 है। कंपनी द्वारा दीर्घकालीन ऋण लेने पर अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह के प्रश्न हमने बहुत हल किए हैं। ऐसे जो प्रश्न हैं उनमें आपको पहले एक कल्पना ले लेनी चाहिए जिससे यह अनुपात संतुष्ट हो। यानी कि मान लीजिए यहां पर 0.75:1 दिया हुआ है, तो हम ऐसा मान लें कि संस्था ने वर्तमान में 75,000 रुपए के ऋण और 1 लाख रुपए की समता से मतलब स्वामियों के कोषों से है। तो यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि संस्था ने 75,000 के ऋण ले रखे हैं और 1 लाख रुपए स्वामियों का कोष है। जब हम इसका ऋण समता अनुपात निकालते हैं तो वो 0.75:1 आता है। अब ये कह रहा है कि यदि संस्था दीर्घकालीन ऋण ले तो इसका ऋण समता अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कंपनी द्वारा 15,000 के दीर्घकालीन ऋण लिए गए, और अगर कंपनी 15,000 के दीर्घकालीन ऋण लेगी तो ऋणों की राशि हो जाएगी 90,000, जबकि अंशधारियों के कोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 90,000 बटा 1 लाख। अगर फिर से हम ऋण समता अनुपात की गणना करें तो ऋण समता अनुपात अब की बार होगा 0.90:1, यानी वर्तमान स्तर के ऋण समता अनुपात से ऋण समता अनुपात बढ़ जाएगा और उसकी मात्रा 0.90:1 हो जाएगी।
अगला प्रश्न है ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है। यह दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात का एक प्रकार है जो यह बताता है कि संस्था अपने ब्याज को, जो दीर्घकालीन ऋण संस्था ने लिए हैं, उन पर दिए जाने वाले ब्याज को प्रत्येक वर्ष चुकाने में सक्षम है या नहीं। किसी भी संस्था, किसी की निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष जो ब्याज का भुगतान किया जाता है वो किस में से किया जाता है, लाभों में से। इसलिए ब्याज और लाभ की तुलना कर यह देखा जाता है कि जो ब्याज है वो लाभ का, जो लाभ है वो ब्याज का कितना गुना है। तो यहां इसकी गणना किस तरह से की जाएगी। ब्याज व्याप्ति अनुपात संस्था के कर एवं ब्याज पूर्व लाभ एवं ब्याज के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। यह अनुपात संस्था के ब्याज चुकाने की क्षमता की व्याख्या करता है। इसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो कर घटाया है और ना ही ब्याज घटाया है, उस प्रॉफिट में आप ब्याज का भाग दे दें और जितना गुना ये आए उतना ही संस्था के लिए अच्छा होगा, उतना ही संस्था ब्याज चुकाने में ज्यादा सक्षम होगी। अगला और अंतिम प्रश्न है 4 क्रियाशीलता अनुपातों के नाम लिखो, यानी वो अनुपात बताओ जो क्रियाशीलता अनुपात की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य और सबसे पहला अनुपात है स्कंद आवर्त अनुपात, दूसरा व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, तीसरा व्यापारिक देय आवर्त अनुपात और चौथा कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। साथ ही साथ आप इसमें औसत संग्रहण अवधि और औसत भुगतान अवधि को भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपके ये प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम मिलेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।